नमस्कार, उत्तर प्रदेश प्राइम में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। आर्थिक अपराध शाखा ने इटावा में हुए छात्रवृत्ति घोटाले में शुक्रवार को 2 एफआईआर दर्ज करते हुए 154 लोगों को नामजद किया है। यह एफआईआर साल 2008-9 में इटावा में हुए 14.61 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपियों के खिलाफ की गई हैं। एफआईआर में इटावा की तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी के पटल सहायक और 50 से अधिक स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के खिलाफ दर्ज की गई हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2008 और 9 के दौरान देश के अलग अलग जिलों में कक्षा 1 से 10 तक के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं की अलग अलग स्कूलों में फर्जी संख्या दर्शाकर छात्रवृत्ति घोटाला किए जाने की बात सामने आई थी। इस मामले में 6 मई 2010 को शासन ने ईओडब्ल्यू को जांच सौंपी थी। जांच के दौरान बड़े पैमाने पर इसमें घोटाले की पुष्टि हुई और स्कूलों और विभागीय अधिकारियों ने मिलकर करोड़ों रुपयों को बंदर बांट कर लिया। इस मामले में शुक्रवार को आर्थिक अपराध शाखा ने कानपुर सेक्टर थाने में 2 एफआईआर दर्ज की। पहली एफआईआर में $102 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जबकि दूसरी एफआईआर में 57,76,400 रुपए के घोटाले का जिक्र है और इसमें 52 लोगों को भ्रष्टाचार का आरोपी बनाया गया है। इसमें पहली एफआईआर में इटावा में तैनात रहे तत्कालीन 20 अधिकारियों को नामजद किया गया है। इसमें 14 सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी भी शामिल हैं। अपराध शाखा ने इटावा में हुए छात्रवृत्ति घोटाले में 2 एफआईआर दर्ज कर ली हैं। 154 लोगों को नामजद किया है। इन एफआईआर में बता दें कि 2008-9 में ये 14.61 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला 2008 और 9 में हुआ था, जिसमें यह एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में इटावा की तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी के पटल सहायक और 50 से अधिक स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि साल 2008 और 9 के दौरान देश के अलग अलग जिलों में कक्षा 1 से 10 तक के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं की अलग अलग स्कूलों में फर्जी संख्या दर्शाकर छात्रवृत्ति घोटाला किए जाने की बात सामने आई थी। इस मामले में 6 मई 2010 को शासन ने ईओडब्ल्यू को जांच सौंपी थी। जांच के दौरान बड़े पैमाने पर इसमें घोटाले की पुष्टि हुई और स्कूलों और विभागीय अधिकारियों ने मिलकर करोड़ों रुपए का बंदर बांट किया था। इस मामले में शुक्रवार को आर्थिक अपराध शाखा ने कानपुर सेक्टर थाने में 2 एफआईआर दर्ज की हैं। पहली एफआईआर में 14,03,28,474 रुपए के घोटाले का जिक्र है, जबकि इसमें 102 लोगों को आरोपी बनाया है और दूसरी एफआईआर में 57,76,400 रुपए के घोटाले का जिक्र है। यानी कि 2 अलग अलग एफआईआर और 2 अलग अलग राशियां घोटाले की। इनमें दूसरी में 52 लोगों को भ्रष्टाचार का आरोपी बनाया है। पहली एफआईआर में इटावा में तैनात रहे तत्कालीन 20 अधिकारियों को नामजद किया गया है। इसमें 14 सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। अब इसमें सवाल उठता है कि 2008 और 9 का यह मामला है और अब जाकर इसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है। कार्रवाई की बात तो बहुत दूर की बात। और इस वक्त
बसपा जिला अध्यक्ष इटावा से बीपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। बीपी सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी बीपी सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है। जी स्वागत है बीपी सिंह जी आपका न्यूज इंडिया पर। बीपी सिंह जी, 2008 और 9 का ये घोटाला है और अब जाकर इसमें एफआईआर दर्ज हो रही है। इतने साल बाद इतना बड़ा घोटाला और अब जाकर एफआईआर दर्ज होती है, कार्रवाई अब की जा रही है, क्या समझा जाए इसे? ये सरकार की मानसिकता का परिचय है जी। घोटाले तो अभी आपने देखा कि नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, तमाम जो घोटाले इनकी कुर्सी के नीचे से हो गए हैं, उन पे इनका ध्यान नहीं जा रहा है, उन पे इनकी कार्रवाई करने की मानसिकता नहीं बन रही है। जो जहां नहीं कुछ घोटाले नहीं है, जहां ईमानदारी से काम हुआ है, अब इनकी मानसिकता का परिचय है कि वो उस पर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। जी ये सरकार की मानसिकता का परिचय है। इटावा क्योंकि सपा बसपा का गढ़ भी है, तो यहाँ ये गठबंधन को लेकर के सिर्फ ये व्यवस्था बिगाड़ने का काम करते हैं। इनकी मंशा व्यवस्था बिगाड़ने की है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि अगर कार्रवाई होती है तो व्यवस्था बिगड़ेगी? व्यवस्था ये देखिए, जो ये कहते हैं वो सही नहीं है। सिर्फ ये जनता को उलझाने में और ड्रामा दिखाने में विश्वास रखते हैं। ये इनका पता नहीं, जो जनता के सामने वादे किए उस तरफ ध्यान नहीं है, विकास की तरफ ध्यान नहीं है, उसको ये जुमला बोल के टाल जाते हैं जी। तो जो इन्होंने कभी इनका मंदिर मुद्दा नहीं हल हुआ, जब चुनाव आता है तो मंदिर मुद्दा सामने आ जाता है। कभी ये गाय की बात करते हैं, कभी ये आय की बात करते हैं, आय की बात कभी नहीं करते, गाय की बात करते हैं। ये तो सब इनके सब ढोंग ढकोसलेबाजी है। इस सरकार को जितना ढोंगी कहा जाए कम है। चलिए ठीक है, इस वक्त हमारे साथ शिव महेश दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी इटावा से। शिव महेश जी, स्वागत है आपके न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। शिव महेश जी, 2008 और 9 में घोटाले होते हैं छात्रवृत्ति में और 2019 में जाकर एफआईआर दर्ज होती है। पिछली सरकारें क्या कर रही थी? अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो अधिकारियों के नाम थे वो उनके नाम अब जो ये सामने आ रहे हैं, तो इन पर जो कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि बहुत देरी से कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये पिछली सरकार में जो घोटाला हुआ था उसमें जांच के आदेश दिए गए थे, अधिकारी चिन्हित भी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इसको दबाया गया। इस जांच को उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करी गई। क्योंकि चाहे बसपा की सरकार में हुआ घोटाला था, जो लगातार घोटालों के लिए, पैसे के लिए बहनजी की सरकार चलती है, वहाँ हर व्यक्ति की और अधिकारी की पोस्टिंग की कीमत रहती है। क्योंकि वो टिकट बेचने के साथ साथ में अधिकारियों की पोस्टिंग भी बेचने का काम करती रही है। उसके बाद में जब सपा की सरकार आती है, अखिलेश जी वहाँ पर अपने मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन वो भी जहमत नहीं उठाते हैं कि इनके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इनके खिलाफ जांच जो चिन्हित किए गए थे अधिकारी, उनको एफआईआर उनके खिलाफ लिखी जाए। तो उन्होंने भी उसमें पैसा ले लिए, इटावा से जुड़ा प्रश्न था। उसके बावजूद भी यहाँ चिन्हित होने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी गई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, ये निश्चित तौर पर हम लोगों ने पहले ही कहा है, ये ईमानदार सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का जो जनता से वादा किया था, जो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने वादा किया, उसी को फॉलो करते हुए यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए जितने भी अधिकारी हैं, पहली बार ऐसा हो रहा 20 अधिकारियों के खिलाफ और 64 जो प्रधानाचार्य और प्रबंधक है उनके खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है। ये पहली बार ऐसा है जिससे जनता को विश्वास हो गया है। जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा मैं चौकीदार हूं, तो वो सच्ची जनता का चौकीदार है। एक भी भ्रष्टाचारी इसमें बचना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं अपनी सरकार को साधुवाद देता हूं। और ये जो पिछली सरकारें रही हैं, बेईमानी और भ्रष्टाचार और जनता को लूटने का काम करती रही हैं। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। जो
गरीब छात्रों को नहीं बख्श सकता, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, अनुसूचित जात है, उसमें अल्पसंख्यक के लोग हैं, या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनका जब छात्रवृत्ति खाने का काम करेंगे, इनसे क्या अपेक्षा करी जा सकती है। और ये बहुत अच्छा काम किया गया है, इसमें लेट हुई है, पिछली सरकारें इसमें दोष नहीं। जी सर महेश जी, लेकिन बीपी सिंह भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। डॉक्टर विवेक चौधरी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर विवेक, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी, हमारे इटावा से छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है जो। जी डॉक्टर विवेक, उसी पर सवाल ये बनता है कि पूर्ववर्ती आपकी सरकार थी, उसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? जी, अभी ये छात्रवृत्ति घोटाला जो आया है, जिसमें इटावा से ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है जी 20 अधिकारी जिसमें शामिल हैं जी, और 154 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक है जी, ये 2 हिस्सों में है साहब, एक तो बेसिक शिक्षा और समाज कल्याण। जी, लेकिन विवेक जी, सवाल ये बनता है कि 2008 और 9 में घोटाला होता है और 2019 में जाकर एफआईआर दर्ज होती है। आपकी सरकार थी इस दौरान, क्यों कुछ कार्रवाई नहीं हुई? जी, हमारी सरकार द्वारा कार्रवाई हुई है, लेकिन ये तो क्या कार्रवाई हुई है? विवेक जी बताएंगे क्या कार्रवाई हुई थी उस दौरान? हेलो जी विवेक जी, क्या कार्रवाई हुई थी, जरा बताएंगे उस दौरान, आपकी सरकार के दौरान? जी बताऊंगा जी। पहले आप ये समझ लीजिए कि 20 अधिकारी जो शामिल हैं इसमें, वो 64 स्कूलों के इसमें प्रबंधक और जो है घोटाले में शामिल हैं, जो 14.61 करोड़ रुपए की इसमें घोटालेबाजी हुई है। ठीक है जी, ये हमने बता दिया है कि कितना इसमें घोटाला हुआ है, एक 14 करोड़ और एक 57 लाख से ज्यादा का। जी 8 और 9 में घोटाला होता है, 10-11 में जांच होती है, बसपा के बाद सपा की सरकार आती है, कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। इसका जवाब दीजिए। सरकार जब भाजपा की सरकार आती है तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उनकी नकेल कसी जा रही है, अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब चाहिए। जी विवेक जी, आप कार्रवाई की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार के दौरान कार्रवाई हुई थी। विवेक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? 1 मिनट टाइम मिलेगा, 1 मिनट टाइम। जी जी कहिए। घोटाला हुआ है, उसमें बसपा की गवर्नमेंट में ही बसपा ने जांच कराई थी और जो दोषी लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उसमें एफआईआर दर्ज हुई है। जी वीपी सिंह जी, जो जिस समय की ये घटना है जी, उस समय ही जांच होकर के दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई हुई थी उस एफआईआर दौरान? कराई गई है। क्या कार्रवाई हुई थी वीपी सिंह जी? एफआईआर की गई थी, नहीं करी गई। काफी प्रबंधकों ने, काफी जो प्राइवेट स्कूलों के जो मैनेजर्स थे, उन्होंने जो मतलब गलत तरीके से सरकारी धन का इस्तेमाल किया, उनकी जांच हुई, उनके खिलाफ एफआईआर हुई जी, और वो मुकदमा शायद विचाराधीन है। जैसे महेश दुबे जी, क्या मुकदमा कायम हुआ इनसे पूछिए। जब भाजपा की सरकार आती है तब मुकदमा कायम होता है। 8-9 का घोटाला, ये उसी समय 2008 और 9 में ही मुकदमा कायम हुआ है। तो 10 साल तक कोई उस मुकदमे का रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया? कोई मुकदमा तो अभी कायम हो रहा है। एफआईआर तो अब दर्ज हो रही है। वीपी सिंह जी, आप कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हुआ है और अब सामने आ रहा है कि एफआईआर अब दर्ज की जा रही है कानपुर में। इससे पहले भी एफआईआर दर्ज हुई है, जो लोग उस समय जांच में आए जी, चिन्हित करने के बाद एफआईआर नहीं होती है। ये सबसे ज्यादा शर्मनाक है। जो अधिकारी चिन्हित होते हैं उनसे पैसा लेके उन्हें छोड़ दिया जाता है, और भी घोटाला तो घोटाला करते रहे। इसीलिए घोटालों की सरकार नहीं है, तो सपाओ इसीलिए बुआ भतीजे मिलने का काम कर रहे हैं कि जनता को लूट सके। और इनका इन्हें चुनाव याद आगे चुनाव आते ही इन्हें सारे लोग दोषी दिखाई देने लगे। ये सिर्फ ईमानदार हैं, इनके नाक के नीचे से कितने बड़े बड़े घोटाला हो रहे हैं, जो अपने आप को सेफ किए हुए हैं।
ये सबसे बड़े घोटालेबाज तो यही है। ये देखिए ये पूरा खनन का इटावा में ही पूरा खनन का वो चल रहा है। इनके यहाँ अभी FIR करके पुलिस उठा के ले गई SSP। अभी 2 महीने पहले की घटना है। पुलिस के यहाँ थाने में से जबरदस्ती ये लोग उठा के ले गए। ये सब झूठ और आरोप और क्या कहें। जिस मुद्दे पे यहाँ चर्चा हो रही है उस पर जवाब दें। आखिर जब जी बीपी सिंह जी, सवाल यही है कि कार्रवाई हुई तो वो कार्रवाई क्या हुई, कहां हुई, और इतना बड़ा घोटाला हो जाता है और सरकार बदल जाती है, दूसरी सरकार आ जाती है। अरे हम आपसे अभी पूछना चाहते हैं, 2 महीने पहले की घटना है इटावा में के मामले में। एक अधिकारी पूरी तरीके से इन्वॉल्व थाने में, उसके FIR कमिश्नर और DIG कराते हैं और उसको ये जबरदस्ती थाने में उसको उठा लिया जाता है। बताइए क्या कार्रवाई हुई उसमें। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सरकार के नीचे ये कह रहे हैं हम बहुत बड़े ईमानदार हैं, ये तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की जड़ ही है। ये तो जनता जान रही, जनता देख रही, दिखाई दे रहा है। तुम्हारे मुंह से बोलने से नहीं होता। चलिए महेश जी और बीपी सिंह जी, रोकना चाहूंगा आपको। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, ये पूरा मामला क्या है और कब कब इसमें कार्रवाई हुई है? क्योंकि बीपी सिंह जो है बसपा से, वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार के दौरान कार्रवाई हुई थी, और बीजेपी नेता है वो कह रहे हैं कि अब जाके कार्रवाई हो रही है। क्या है ये पूरा मामला? जी आपको बताना चाहेंगे, वर्ष 2008 और 9 के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में जी अच्छा 1 से 10 तक के अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक छात्र सामान्य छात्रों के साथ अलग अलग स्कूलों में फर्जी संख्या दिखा के छात्रवृत्ति हड़पने की बात सामने आई थी। इस मामले में 6 मई 2010 शासन ने EOW को जांच सौंपी थी। जी क्या इस मामले में विकास, क्या इस मामले में उस दौरान जब ये घोटाला हुआ था 2008-9 में, उस दौरान कोई कार्रवाई की गई थी, कोई छानबीन की गई थी, FIR दर्ज की गई थी? नहीं सर, नहीं। जांच का खाली आश्वासन दिया गया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सब अधिकारियों की मिली भगत से ये पूरे मामले को दबाया जा रहा था सर। जी बीपी सिंह है इस वक्त हमारे साथ, BSP के जिला अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार के दौरान इसमें FIR दर्ज हुई है। नहीं ऐसा कोई प्रतिक्रिया बसपा सरकार द्वारा भी नहीं की गई थी उस समय। आज तक इस मामले पर बिल्कुल मिट्टी प्रबंधक जिन्होंने गलत तरीके से छात्रों की संख्या दर्शा करके जो छात्रवृत्ति निकाली थी, वो उसमें FIR दर्ज हुई है और वो FIR की काफी है। चलिए बीपी सिंह जी, आप कह रहे हैं FIR दर्ज हुई थी, 2008-9 का ये मामला है। मार्च 2012 तक मायावती की सरकार थी प्रदेश में। देखिए जो BSP की गवर्नमेंट में जो चाहे कोई कितना बड़ा अपराधी क्यों न रहा, वो उदाहरण आपके सामने है। ये जो कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। चाहे मंत्री रहा हो, चाहे वो विधायक रहा हो, उसको भी जेल जाना पड़ा। अगर उसने 2 पैसे की बेईमानी की है, 2 पैसे का बदमाशी की है, तो उसको भी जेल जाना पड़ा है। और ये तो इनकी कुर्सी के नीचे से घोटाला हो रही है, इनके लोग घोटाला कर रहे हैं सर। ये कितने साफ है, महेश जी आरोप लग रहे हैं आप पर। और दूसरा एक और आरोप लग रहा है कि चुनावी वक्त में ये सब कार्रवाई जो हो रही है वो राजनीतिक द्वेष के चलते बीजेपी करवा रही है। इससे पहले चाहे स्मारक घोटाले में ED की कार्रवाई हो, BSP कार्यालयों में, या अखिलेश यादव पर रिवर फ्रंट मामले में कार्रवाई हो, ये द्वेष के चलते भी विपक्ष का आरोप यही है कि मैं बताना चाहता हूं, कोई भी घोटालेबाज, कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले कहा था, परत दर परत जो भी खुलता आएगा, जब जिस पर घोटाला होता है, जब जिस पे आरोप सिद्ध हो जाता है, उसके बाद बौखलाने लगता है। बी चंद्रकला ने जब उन पर छापा डाला गया तो सब खुल के सामने आया। उन्होंने जब इनके मुखिया का नाम लिया, मुख्यमंत्री के आदेश से हमने ऐसा किया, तो बिलबिलाने लगे और कोई चारा इन पर है नहीं है। अपने बचाव में सिर्फ कहने लगते अभी चुनाव आ रहा है, अभी तो चुनाव की आचार संहिता भी नहीं लगी है, अभी 6 महीने बाकी है। मैं कहना यह चाहता हूं कि एक भी भ्रष्टाचारी इस देश में बचेगा नहीं, चाहे प्रदेश में हो। ये लगातार जो कार्रवाई हो रही है, इससे बिलबिला कर ही एक दूसरे की विचारधारा के दुश्मन, एक दूसरे के आइडियोलॉजी के विरोधी, एक दूसरे के उस सड़क पर गाली देने वाले दल सब एकजुट होकर ईमानदार जो सरकार है उसे उसके खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं। क्या कारण है? सपा और बसपा का एक होना, जो एक दूसरे को गुंडा गुंडी कह के पुकारते थे,
अभियान चला है उसको कैसे रोका जाए ताकि भ्रष्टाचार जनता लूट कर अपना उल्लू सीधा करके अपनी सरकार बना पाए। सिर्फ इनका एक यही आरोप रहता है, बाकी झूठ पर आधारित इनका गठबंधन है, झूठ पर आधारित इनकी राजनीति है। विकास, हमारे संवाददाता विकास जुड़े हुए हैं। विकास, अब इसमें जाकर क्या कुछ कार्रवाई हुई है और फिल वक्त में, मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है? केवल कार्रवाई का सर आश्वासन दिया गया है और जिसके तहत 154 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल इससे पहले भी ये पूरे मामले पर लोगों ने शिकायत की है, फिलहाल उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन अब दिख रहा है कि 154 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है इटावा में। जी, किस किस की गर्दनें इस घोटाले में फंसती दिखाई दे रही है विकास? इसमें सर समाज कल्याण विभाग से लेके और भी शिक्षा विभाग के जो स्कूल के जो अधिकारी, प्रधान अध्यापक और जो वित्तीय सुविधाओं से जिनका इसमें हस्तक्षेप होता है, उन लोगों का सबका इसमें इन्वॉल्वेशन है। और जो इन लोगों की मिली भगत शासन और प्रशासन की भी कह सकते हैं, इसमें शासन और प्रशासन की मिली भगत थी जो इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। जी, बीपी सिंह, हो सकता है सर जांच जो प्रशासन जो कह रहा है कि जांच चल रही है, तो हो सकता है कि और भी नाम सामने आए और जिसमें हो सकता है कि पिछली सरकार के जो नेता हैं उन लोगों के भी नाम सामने आ सकते हैं। जी बीपी सिंह जी, क्या कहेंगे? पिछली सरकार जो उस वक्त में सरकार थी, यानी कि बीएसपी की, उनके भी नाम सामने आ सकते हैं अभी जांच में। हमने आपको बताया कि बीएसपी की सरकार में बहुत ये हमने आपको पहले ही बोला है कि इसमें एफआईआर हुई है और वो एफआईआर हुई है, उसमें कार्रवाई हुई है उसी समय। तो और जो जांच में जो बाद में लोग आए हैं उनके खिलाफ भी आज कार्रवाई करने की सोच रहे हो तो बात अलग है, लेकिन जो उस समय जांच में आए, जो दोषी पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो क्या उस वक्त पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई थी? कर रहे हैं अब जो ये कर रहे हैं, ये इनकी मानसिकता समझे कि दोषी हैं कि निर्दोष हैं, ये समझे। और जो बड़े बड़े घोटाला हो रहे हैं, जो सामने आ रहे, वो सब सामने दिखाई दे रहा है। चलिए, शिव महेश दुबे जी, क्या उस वक्त जांच पूरी तरह से नहीं हो पाई थी शिव महेश जी, जो अब दोबारा जांच करवाने की नौबत आग पड़ी? आपके संवाददाता बता रहे हैं, समाचार पत्र बता रहे हैं, न्यूज चैनल बता रहे हैं, 10-11 में अधिकारी चिन्हित हुए थे। उसके बाद भी बसपा सरकार में चिन्हित होने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, वही साधो सिंह लगातार, इनके साधो सिंह यादव जो उस समय बीएसए था, लगातार सपा सरकार में रहता है यहाँ इटावा में और भ्रष्टाचारों को वहां पे बढ़ोतरी करते हैं। और लगातार वही अधिकारी जो बसपा में भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनको पूरी समाजवादी पार्टी में भ्ष्टाचार में दी गई, जिन्हें की तत्कालीन नेता जो थे समाजवादी पार्टी के, उनका संरक्षण प्राप्त सरकार में एक भ्रष्टाचारी कार्रवाई नहीं हो पाई, वो जेल की अंदर गया है। जी, चलिए शिव महेश दुबे जी, अब क्या कुछ करेगी बीजेपी सरकार इस पूरे घोटाले में? बिल्कुल करेगी, मांग है मेरी प्रशासन से। या इस बार भी सिर्फ आश्वासन ही रह जाएगा? काम किया जाए, बीजेपी की सरकार केवल जुमला बोलेगी। चलिए ठीक है, फिलहाल वक्त इजाजत नहीं देता हमें चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि छात्रों के हक पर घोटाला, यानी कि 2008-9 में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था 14 करोड़ से ज्यादा का, उसमें अब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है और 154 से ज्यादा इसमें लोग शामिल हैं, जिसमें अधिकारी और शिक्षक भी हैं, जिन पर अब कब तक कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2008 से 9 तक अब तक कार्रवाई नहीं हुई, तो आगे कार्रवाई होगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल उत्तर प्रदेश प्राइम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।